से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूँ कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, जिसको मैं फोन करता था मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे, लेकिन मैं और मेरे साथी वो खुद अभी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था, हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे FIR करवाई थी, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से, वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फंसें, लेकिन इस मर्तबा ज्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता है। हम जो इन धमकियों का सामना करते रहे, इवन गालियां तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि 7-8 लोगों को गालियां तक दी गई हैं और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया सिर्फ। हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तजिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं। ये हमारा सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू हुई। ना सिर्फ हमें धमकाया गया बल्कि हमें बुलाकर मिला गया। हम सबसे अलग-अलग मुलाकातें की गई और बहुत सारी मुलाकातें हुई और जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हम आपस में सब लोग बात करते रहे। हम सब उनके नाम जानते हैं, हमें तारीखें याद है, हम सब जानते हैं कब कब किस किसने हमें क्या कहा था, किस तरह धमकाया था और क्या किया था। हम सब लोग बड़े अजीबोगरीब हालात से गुजरे हैं। साबिर शाकिर साहब ने इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट कर दिया था, वो पाकिस्तान से चले गए क्योंकि उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। साबिर भाई ने मशवरा भी दिया था कि ये वक्त अक्लमंदी से काम करने का है, आप लोग पाकिस्तान में ना रुकें, लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों से पाकिस्तान में रुक गए। हमें ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हो। मैं और साबिर भाई दो ऐसे लोग थे जो ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करते थे। हमें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते थे। तो साबिर भाई की तो नौकरी चली गई, AR भाई की वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके चैनल को धमकाया गया कि उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। साबिर भाई को ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे और इसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर जब चले गए तो उन्होंने अपनी जो हक बात है, जो उनको ठीक लगती थी, वो कहते रहे। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद थे उन सबको क्या क्या धमकियां दी गई, कितना उनको ट्रैप किया गया, इवन उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज, उनका तमाम निजाम उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। एक एक ऑफिसर को एक एक बंदे के ऊपर लगाया गया, उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। किसी के घर ड्रोन आ रहे हैं, कहीं पे मेरे तो घर की बैक साइड पे लाकर उन्होंने बंदा मार दिया एक रात को। एक्सट्रीम एक्सट्रीम किस्म की हरकत की। ये सारे जुल्म होते रहे हमारे ऊपर, लेकिन हम ये सोचते रहे हमेशा कि एक वक्त आएगा कि ये एक टैक्टिसेस है, बस ठीक है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, FIR दे रहे हैं, ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ये लड़ाई इतनी रह गई कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा और जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तैनाती के बाद तब्दीली आएगी, तो हमारा भी ये होगा कि चलें ठीक है, जिन लोगों ने किया वो भी चले गए और हम लोगों ने जो किया वो भी ठीक हो गया, मामला चलो, मामला किसी तरह रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हमें लगता था, हम ऐसे सोचना शुरू हो गए थे चीजों को। हम किसी लड़ाई को एंड तक मुकम्मल लड़ना नहीं चाहते थे। हमने इसको कोई इज्जत बेइज्जती का या लड़ाई की कोई वजह नहीं बनाया हुआ था इस सारी सूरत हाल को। साबिर शाकिर साहब को भी पता था कि जब कभी रिजीम चेंज करने वालों का ताकत में कमी होगी या वहां पे तैनातियां तब्दील होंगी तो हम भी पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर नए लोग अपनी गलती का इदराक करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सारे आगे बढ़ने में हमने अपना एक आदमी खो दिया। अब हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ 8-9 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, इससे ज्यादा नहीं है। इस 8-9 महीने के अंदर पता नहीं उस आदमी ने क्या किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ, यानी जब से मैंने होश संभाला है। अब मुझे बड़ा मायूब लगता है, लेकिन इस वाकये ने मुझे बीच में रुला भी दिया एक दफा। मुझे इतनी तकलीफ हुई है और लेवल पे ले गए वो अपनी कुर्बानी देने के बाद। हम ये सारा कुछ भूलने को तैयार थे, लेकिन हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, हमारा खून बह गया है। अब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। टॉर्चर के भयानक तज्जिए पेश किए गए, हमें इतनी तकलीफ दी, मैं 2 दिन जागता रहा हूँ। जिसको मैं फोन करता था मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया। मेरी उनसे वो बहुत ज्यादा बात नहीं होती, वो आदमी सारी सारी रात जागता था। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। हम इस लड़ाई को भूलना चाहते थे। हमें लगता था कि 8-10 महीने में, 15 महीने में बुरे दिन टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे।
रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हम भी सुरखरू हो जाएंगे और आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के तजर्बात करने से पहले ये लोग 10 मरतबा सोचेंगे। हमें तो इस लड़ाई का इख्तिताम ये लगता था, कोई जाती पर्सनल चीजें नहीं थी। अब ये ऐसे इतने आराम से खत्म होगा नहीं। अब या तो हमें भी मारो या फिर हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमने उस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसका दरवाजा अरशद भाई ने अपनी जिंदगी में खटखटाया था। उसको भी यकीन था उसको इंसाफ मिलेगा तो अदालत से मिलेगा। हमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे जब जमानत मिली तो अदलिया से मिली थी कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे, इसको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली आपको रिलीफ अदलिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहां बहुत ज्यादा दबाव है इदारों के ऊपर। स्पेशली पाकिस्तान की अदलिया को हमेशा दबाव में लेने की कोशिश की जाती रही है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने दुनिया के मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने हमें पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है। ये इतना बड़ा वाकया है, हकायक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं और मेरे साथी और वो खुद भी आपको बताएंगे, सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। हमें पता है। हम कभी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हम, लिहाजा अब हम बताएंगे। लेकिन कहां बताएंगे? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेना शुरू कर दूं मैं? क्या मैं यहां बोलना शुरू हो जाऊं? मुझे कोई कानूनी फोरम चाहिए। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम सब जाएं और जाकर अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा के बताएं कि वो कौन था जो ये जिल्लत और रसवाई की कहानी लिख रहा था। वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे। तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए। एक कमीशन बनाए अपने सर्विंग जजेस की जेर निगरानी जो काम करे और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं। वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो कर्ज उतारना है तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा, सवाल पूछेगा, मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो। हम ये घिनौने हकायक कौम के सामने नहीं रखने चाहते। कपड़े उतारने का शौक किसी और को होगा, हमें किसी के कपड़े उतारने का या किसी को जलील करने का शौक नहीं है। ये हमारा अपना इदारा है, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक फोरम चाहिए जहां पे जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन दें। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैंने साबिर भाई को बताया है कि मांगो इंसाफ तब तक जब तक मिलता नहीं है, और ये आईनी और कानूनी रास्ता है। मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूँ कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे, लेकिन मैं और मेरे साथी, वो खुद भी आपको बताएंगे, सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी।
दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से। वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फंसें, लेकिन इस मर्तबा ज्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता है। हम जो इन धमकियों का सामना करते रहे, इवन गालियां तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि 7-8 लोगों को गालियां तक दी गई हैं और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया। सिर्फ हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तजिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं। ये हमारा सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू हुई। ना सिर्फ हमें धमकाया गया बल्कि हमें बुलाकर मिला गया। हम सबसे अलग-अलग मुलाकातें की गई और बहुत सारी मुलाकातें हुई। और जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हम आपस में सब लोग बात करते रहे। हम सब उनके नाम जानते हैं, हमें तारीखें याद है, हम सब जानते हैं कब कब किस किसने हमें क्या कहा था, किस तरह धमकाया था और क्या किया था। हम सब लोग बड़े अजीबोगरीब हालात से गुजरे हैं। साबिर शाकिर साहब ने इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट कर दिया था। वो पाकिस्तान से चले गए क्योंकि उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। साबिर भाई ने मशवरा भी दिया था कि ये वक्त अक्लमंदी से काम करने का है, आप लोग पाकिस्तान में ना रुकें। लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों से पाकिस्तान में रुक गए। हमें ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हो। मैं और साबिर भाई दो ऐसे लोग थे जो ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करते थे। हमें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते थे। तो साबिर भाई की तो नौकरी चली गई, एयर भाई की वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके चैनल को धमकाया गया कि उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। साबिर भाई को ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे। और इसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर जब चले गए तो उन्होंने अपनी जो हक बात है, जो उनको ठीक लगती थी, वो कहते रहे। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद थे उन सबको क्या क्या धमकियां दी गई, कितना उनको ट्रैप किया गया, इवन उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज, उनका तमाम निजाम, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। एक एक ऑफिसर को एक एक बंदे के ऊपर लगाया गया, उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। किसी के घर ड्रोन आ रहे हैं, कहीं पे मेरे तो घर की बैक साइड पे लाकर उन्होंने बंदा मार दिया एक रात को। एक्सट्रीम एक्सट्रीम किस्म की हरकत की। ये सारे जुल्म होते रहे हमारे ऊपर, लेकिन हम ये सोचते रहे हमेशा कि एक वक्त आएगा कि ये एक टैक्टिस है, बस ठीक है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं, ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ये लड़ाई इतनी रह गई कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा और जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तैनाती के बाद तब्दीली आएगी, तो हमारा भी ये होगा कि चलें ठीक है, जिन लोगों ने किया वो भी चले गए और हम लोगों ने जो किया वो भी ठीक हो गया। मामला चलो, मामला किसी तरह रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हमें लगता था, हम ऐसे सोचना शुरू हो गए थे चीजों को। हम किसी लड़ाई को एंड तक मुकम्मल लड़ना नहीं चाहते थे। हमने इसको कोई इज्जत बेइज्जती का या लड़ाई की कोई वजह नहीं बनाया हुआ था इस सारी सूरत हाल को। साबिर शाकिर साहब को भी पता था कि जब कभी रिजीम चेंज करने वालों का ताकत में कमी होगी या वहां पे तैनातियां तब्दील होंगी तो हम भी पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर नए लोग अपनी गलती का इदराक करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सारे आगे बढ़ने में हमने अपना एक आदमी खो दिया। अब हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ 8-9 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, इससे ज्यादा नहीं है। इस 8-9 महीने के अंदर पता नहीं उस आदमी ने क्या किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ, यानी जब से मैंने होश संभाला है। अब मुझे बड़ा मायूब लगता है, लेकिन इस वाकये ने मुझे बीच में रुला भी दिया एक दफा। मुझे इतनी तकलीफ हुई है और लेवल पे ले गए वो अपनी कुर्बानी देने के बाद। हम ये सारा कुछ भूलने को तैयार थे, लेकिन हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, हमारा खून बह गया है। अब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। टॉर्चर के भयानक तज्जिए पेश किए गए, हमें इतनी तकलीफ दी, मैं 2 दिन जागता रहा हूँ। जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया। मेरी उनसे वो बहुत ज्यादा बात नहीं होती, वो आदमी सारी सारी रात जागता था। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। हम इस लड़ाई को भूलना चाहते थे। हमें लगता था कि 8-10 महीने में, 15 महीने में बुरे दिन टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हम भी सुरखरू हो जाएंगे और आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के तजर्बात करने से पहले ये लोग 10 मरतबा सोचेंगे। हमें तो इस लड़ाई का इख्तिताम ये लगता था, कोई जाती पर्सनल चीजें नहीं थी। अब ये ऐसे इतने आराम से खत्म होगा नहीं। अब या तो हमें भी मारो या फिर हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं।
हमने उस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसका दरवाजा अरशद भाई ने अपनी जिंदगी में खटखटाया था। उसको भी यकीन था उसको इंसाफ मिलेगा तो अदालत से मिलेगा। हमें जस्टिस अतर मेनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे जब जमानत मिली तो अदलिया से मिली थी कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे हैं, इसको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली आपको रिलीफ अदलिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहां बहुत ज्यादा दबाव है इदारों के ऊपर। स्पेशली पाकिस्तान की अदलिया को हमेशा दबाव में लेने की कोशिश की जाती रही है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने दुनिया के मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने हमें पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है। ये इतना बड़ा वाकया है, हकायक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं और मेरे साथी और वो खुद भी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। हमें पता है। हम कभी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हम, लिहाजा अब हम बताएंगे। लेकिन कहां बताएंगे? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेना शुरू कर दूं मैं? क्या मैं यहां बोलना शुरू हो जाऊं? मुझे कोई कानूनी फोरम चाहिए। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम सब जाएं और जाकर अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा के बताएं कि वो कौन था जो ये जिल्लत और रसवाई की कहानी लिख रहा था। वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे। तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए। एक कमीशन बनाए अपने सर्विंग जजेस की जेर निगरानी जो काम करे और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं। वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो कर्ज उतारना है तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा, सवाल पूछेगा, मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो। हम ये घिनौने हकायक कौम के सामने नहीं रखने चाहते। कपड़े उतारने का शौक किसी और को होगा, हमें किसी के कपड़े उतारने का या किसी को जलील करने का शौक नहीं है। ये हमारा अपना इदारा है, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक फोरम चाहिए जहां पे जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन दें। तो मुझे ये, मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैंने साबिर भाई को बताया है कि मांगो इंसाफ तब तक जब तक मिलता नहीं है, और ये आईनी और कानूनी रास्ता है। मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से। मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूं। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे। लेकिन मैं और मेरे साथी, वो खुद भी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से। वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फंसें।
लेकिन इस मर्तबा ज्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता है। हम जो इन धमकियों का सामना करते रहे, इवन गालियां तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि 7-8 लोगों को गालियां तक दी गई हैं और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया। सिर्फ हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तजिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं। ये हमारा सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू हुई। ना सिर्फ हमें धमकाया गया बल्कि हमें बुलाकर मिला गया। हम सबसे अलग-अलग मुलाकातें की गई और बहुत सारी मुलाकातें हुई। और जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हम आपस में सब लोग बात करते रहे। हम सब उनके नाम जानते हैं, हमें तारीखें याद है, हम सब जानते हैं कब कब किस किसने हमें क्या कहा था, किस तरह धमकाया था और क्या किया था। हम सब लोग बड़े अजीबोगरीब हालात से गुजरे हैं। साबिर शाकिर साहब ने इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट कर दिया था। वो पाकिस्तान से चले गए क्योंकि उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त में इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। साबिर भाई ने मशवरा भी दिया था कि ये वक्त अक्लमंदी से काम करने का है, आप लोग पाकिस्तान में ना रुकें। लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों से पाकिस्तान में रुक गए। हमें ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हो। मैं और साबिर भाई दो ऐसे लोग थे जो ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करते थे। हमें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते थे। तो साबिर भाई की तो नौकरी चली गई, एयर भाई की वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके चैनल को धमकाया गया कि उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। साबिर भाई को ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे। और इसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर जब चले गए तो उन्होंने अपनी जो हक बात है, जो उनको ठीक लगती थी, वो कहते रहे। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद थे उन सबको क्या क्या धमकियां दी गई, कितना उनको ट्रैप किया गया, इवन उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज, उनका तमाम निजाम उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। एक एक ऑफिसर को एक एक बंदे के ऊपर लगाया गया। उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। किसी के घर ड्रोन आ रहे हैं, कहीं पे मेरे तो घर की बैक साइड पे लाकर उन्होंने बंदा मार दिया एक रात को। एक्सट्रीम एक्सट्रीम किस्म की हरकत की। ये सारे जुल्म होते रहे हमारे ऊपर। लेकिन हम ये सोचते रहे हमेशा कि एक वक्त आएगा कि ये एक टैक्टिसेस है, बस ठीक है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं, ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ये लड़ाई इतनी रह गई कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा और जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तैनाती के बाद तब्दीली आएगी, तो हमारा भी ये होगा कि चले ठीक है, जिन लोगों ने किया वो भी चले गए और हम लोगों ने जो किया वो भी ठीक हो गया। मामला चलो, मामला किसी तरह रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हमें लगता था, हम ऐसे सोचना शुरू हो गए थे चीजों को। हम किसी लड़ाई को एंड तक मुकम्मल लड़ना नहीं चाहते थे। हमने इसको कोई इज्जत बेइज्जती का या लड़ाई की कोई वजह नहीं बनाया हुआ था इस सारी सूरत को। साबिर शाकिर साहब को भी पता था कि जब कभी रजीम चेंज करने वालों का ताकत में कमी होगी या वहां पे तैनातियां तब्दील होगी तो हम भी पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर नए लोग अपनी गलती का इदराक करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सारे आगे बढ़ने में हमने अपना एक आदमी खो दिया। अब हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ 8-9 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, इससे ज्यादा नहीं है। इस 8-9 महीने के अंदर पता नहीं उस आदमी ने क्या किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ, यानी जब से मैंने होश संभाला है। अब मुझे बड़ा मायूब लगता है, लेकिन इस वाकये ने मुझे बीच में रुला भी दिया। एक दफा मुझे इतनी तकलीफ हुई है और लेवल पे ले गए वो अपनी कुर्बानी देने के बाद। हम ये सारा कुछ भूलने को तैयार थे, लेकिन हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, हमारा खून बह गया है। अब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। टॉर्चर के भयानक तज्जिए पेश किए गए, हमें इतनी तकलीफ दी, मैं 2 दिन जागता रहा हूँ। जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया। मेरी उनसे वो बहुत ज्यादा बात नहीं होती, वो आदमी सारी सारी रात जागता था। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। हम इस लड़ाई को भूलना चाहते थे। हमें लगता था कि 8-10 महीने में, 15 महीने में बुरे दिन टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हम भी सुरखरू हो जाएंगे और आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के तजुर्बात करने से पहले ये लोग 10 मरतबा सोचेंगे। हमें तो इस लड़ाई का इख्तिताम ये लगता था, कोई जाती पर्सनल चीजें नहीं थी। अब ये ऐसे इतने आराम से खत्म होगा नहीं। अब या तो हमें भी मारो या फिर हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमने उस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसका दरवाजा अरशद भाई ने अपनी जिंदगी में खटखटाया था। उसको भी यकीन था उसको इंसाफ मिलेगा तो अदालत से मिलेगा। हमें जस्टिस अतर मेनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे जब जमानत मिली तो अदलिया से मिली थी कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे हैं, इसको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली आपको रिलीफ अदलिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत है वो आपके सामने है। यहां बहुत ज्यादा दबाव है इदारों के ऊपर, स्पेशली
पाकिस्तान की अदलिया को हमेशा दबाव में लेने की कोशिश की जाती रही है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने दुनिया के मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने हमें पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है। ये इतना बड़ा वाकया है, हकायक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं और मेरे साथी और वो खुद भी आपको बताएंगे, सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। हमें पता है। हम कभी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि लिहाजा अब हम बताएंगे। लेकिन कहां बताएंगे? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेना शुरू कर दूं मैं? क्या मैं यहां बोलना शुरू हो जाऊं? मुझे कोई कानूनी फोरम चाहिए। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम सब जाएं और जाकर अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा के बताएं कि वो कौन था जो ये जिल्लत और रसवाई की कहानी लिख रहा था। वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे। तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए। एक कमीशन बनाए अपने सर्विंग जजेस की जेर निगरानी जो काम करे और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं। वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो कर्ज उतारना है तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा, सवाल पूछेगा, मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो। हम ये घिनौने हकायक कौम के सामने नहीं रखने चाहते। कपड़े उतारने का शौक किसी और को होगा, हमें किसी के कपड़े उतारने का या किसी को जलील करने का शौक नहीं है। ये हमारा अपना इदारा है, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक फोरम चाहिए जहां पे जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन दें। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैंने साबिर भाई को बताया है कि मांगो इंसाफ तब तक जब तक मिलता नहीं है, और ये आईनी और कानूनी रास्ता है। मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से। मैं यही सोचता जा रहा हूँ कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे। लेकिन मैं और मेरे साथी, वो खुद भी आपको बताएंगे, सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से। वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फंसे, लेकिन इस मर्तबा ज्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता है। हम जो इन धमकियों का सामना करते रहे, इवन गालियां तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि 7-8 लोगों को गालियां तक दी गई हैं और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया। सिर्फ हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तजिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं। ये हमारा
सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू हुई। ना सिर्फ हमें धमकाया गया बल्कि हमें बुलाकर मिला गया। हम सबसे अलग-अलग मुलाकातें की गई और बहुत सारी मुलाकातें हुई। और जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हम आपस में सब लोग बात करते रहे। हम सब उनके नाम जानते हैं, हमें तारीखें याद है, हम सब जानते हैं कब कब किस किसने हमें क्या कहा था, किस तरह धमकाया था और क्या किया था। हम सब लोग बड़े अजीबोगरीब हालात से गुजरे हैं। साबिर शाकिर साहब ने इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट कर दिया था, वो पाकिस्तान से चले गए क्योंकि उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। साबिर भाई ने मशवरा भी दिया था कि ये वक्त अक्लमंदी से काम करने का है, आप लोग पाकिस्तान में ना रुकें। लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों से पाकिस्तान में रुक गए। हमें ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हो। मैं और साबिर भाई दो ऐसे लोग थे जो ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करते थे। हमें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते थे। तो साबिर भाई की तो नौकरी चली गई, एआर भाई की वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके चैनल को धमकाया गया कि उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। साबिर भाई को ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे। और इसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर जब चले गए तो उन्होंने अपनी जो हक बात है, जो उनको ठीक लगती थी, वो कहते रहे। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद थे उन सबको क्या क्या धमकियां दी गई, कितना उनको ट्रैप किया गया, इवन उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज, उनका तमाम निजाम, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। एक एक ऑफिसर को एक एक बंदे के ऊपर लगाया गया, उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। किसी के घर ड्रोन आ रहे हैं, कहीं पे मेरे तो घर की बैक साइड पे लाकर उन्होंने बंदा मार दिया एक रात को। एक्सट्रीम एक्सट्रीम किस्म की हरकत की। ये सारे जुल्म होते रहे हमारे ऊपर। लेकिन हम ये सोचते रहे हमेशा कि एक वक्त आएगा कि ये एक टैक्टिसेस है, बस ठीक है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं, ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ये लड़ाई इतनी रह गई कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा और जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तैनाती के बाद तब्दीली आएगी, तो हमारा भी ये होगा कि चलें ठीक है, जिन लोगों ने किया वो भी चले गए और हम लोगों ने जो किया वो भी ठीक हो गया, मामला चलो, मामला किसी तरह रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हमें लगता था, हम ऐसे सोचना शुरू हो गए थे चीजों को। हम किसी लड़ाई को एंड तक मुकम्मल लड़ना नहीं चाहते थे। हमने इसको कोई इज्जत बेइज्जती का या लड़ाई की कोई वजह नहीं बनाया हुआ था इस सारी सूरत-ए-हाल को। साबिर शाकिर साहब को भी पता था कि जब कभी रिजीम चेंज करने वालों का ताकत में कमी होगी या वहां पे तैनातियां तब्दील होंगी तो हम भी पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर नए लोग अपनी गलती का इदराक करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सारे आगे बढ़ने में हमने अपना एक आदमी खो दिया। अब हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ 8-9 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, इससे ज्यादा नहीं है। इस 8-9 महीने के अंदर पता नहीं उस आदमी ने क्या किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ, यानी जब से मैंने होश संभाला है। अब मुझे बड़ा मायूब लगता है, लेकिन इस वाकये ने मुझे बीच में रुला भी दिया एक दफा। मुझे इतनी तकलीफ हुई है और लेवल पे ले गए वो अपनी कुर्बानी देने के बाद। हम ये सारा कुछ भूलने को तैयार थे, लेकिन हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, हमारा खून बह गया है। अब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। टॉर्चर के भयानक तज्जिए पेश किए गए, हमें इतनी तकलीफ दी, मैं 2 दिन जागता रहा हूँ। जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया। मेरी उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं होती, वो आदमी सारी सारी रात जागता था। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। हम इस लड़ाई को भूलना चाहते थे। हमें लगता था कि 8-10 महीने में, 15 महीने में बुरे दिन टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हम भी सुरखरू हो जाएंगे और आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के तजर्बात करने से पहले ये लोग 10 मरतबा सोचेंगे। हमें तो इस लड़ाई का इख्तिताम ये लगता था, कोई जाती पर्सनल चीजें नहीं थी। अब ये ऐसे इतने आराम से खत्म होगा नहीं। अब या तो हमें भी मारो या फिर हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमने उस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसका दरवाजा अरशद भाई ने अपनी जिंदगी में खटखटाया था। उसको भी यकीन था उसको इंसाफ मिलेगा तो अदालत से मिलेगा। हमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे जब जमानत मिली तो अदलिया से मिली थी कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे, इसको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली आपको रिलीफ अदलिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहां बहुत ज्यादा दबाव है इदारों के ऊपर। स्पेशली पाकिस्तान की अदलिया को हमेशा दबाव में लेने की कोशिश की जाती रही है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने दुनिया के मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने हमें पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है। ये इतना बड़ा वाकया है, हकायक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं और मेरे साथी और वो खुद भी आपको बताएंगे, सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था।
हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। हमें पता है। हम कभी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हम, लिहाजा अब हम बताएंगे। लेकिन कहां बताएंगे? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेना शुरू कर दूं मैं? क्या मैं यहां बोलना शुरू हो जाऊं? मुझे कोई कानूनी फोरम चाहिए। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम सब जाएं और जाकर अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा के बताएं कि वो कौन था जो ये जिल्लत और रसवाई की कहानी लिख रहा था। वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे। तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए। एक कमीशन बनाए अपने सर्विंग जजेस की जेर निगरानी जो काम करे और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं। वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो कर्ज उतारना है तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा, सवाल पूछेगा, मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो। हम ये घिनौने हकायक कौम के सामने नहीं रखने चाहते। कपड़े उतारने का शौक किसी और को होगा, हमें किसी के कपड़े उतारने का या किसी को जलील करने का शौक नहीं है। ये हमारा अपना इदारा है, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक फोरम चाहिए जहां पे जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन दें। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैंने साबिर भाई को बताया है कि मांगो इंसाफ तब तक जब तक मिलता नहीं है, और ये आईनी और कानूनी रास्ता है। मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से। मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूं। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे, लेकिन मैं और मेरे साथी, वो खुद अभी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से, वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फंसे, लेकिन इस मर्तबा ज्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता है। हम जो इन धमकियों का सामना करते रहे, इवन गालियां तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि 7-8 लोगों को गालियां तक दी गई हैं और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया। सिर्फ हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तजिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं। ये हमारा सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू हुई। ना सिर्फ हमें धमकाया गया बल्कि हमें बुलाकर मिला गया। हम सबसे अलग-अलग मुलाकातें की गई और बहुत सारी मुलाकातें हुई। और जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हम आपस में सब लोग बात करते रहे। हम सब उनके नाम जानते हैं, हमें तारीखें याद है, हम सब जानते हैं कब कब किस किसने हमें क्या कहा था, किस तरह धमकाया था और क्या किया था। हम सब लोग बड़े अजीबोगरीब हालात से गुजरे हैं। साबिर शाकिर साहब ने इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट कर दिया था, वो पाकिस्तान से चले गए क्योंकि उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त
में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। साबिर भाई ने मशवरा भी दिया था कि ये वक्त अक्लमंदी से काम करने का है, आप लोग पाकिस्तान में ना रुकें, लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों से पाकिस्तान में रुक गए। हमें ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं। मैं और साबिर भाई दो ऐसे लोग थे जो ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करते थे। हमें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते थे। तो साबिर भाई की तो नौकरी चली गई, एआर भाई की वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके चैनल को धमकाया गया कि उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। साबिर भाई को ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे, और इसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर जब चले गए तो उन्होंने अपनी जो हक बात है, जो उनको ठीक लगती थी, वो कहते रहे। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद थे उन सबको क्या क्या धमकियां दी गई, कितना उनको ट्रैप किया गया, इवन उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज, उनका तमाम निजाम, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। एक एक ऑफिसर को एक एक बंदे के ऊपर लगाया गया, उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। किसी के घर ड्रोन आ रहे हैं, कहीं पे मेरे तो घर की बैक साइड पे लाकर उन्होंने बंदा मार दिया एक रात को। एक्सट्रीम एक्सट्रीम किस्म की हरकत की। ये सारे जुल्म होते रहे हमारे ऊपर, लेकिन हम ये सोचते रहे हमेशा कि एक वक्त आएगा कि ये एक टैक्टिस है, बस ठीक है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं, ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ये लड़ाई इतनी रह गई कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा और जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तैनाती के बाद तब्दीली आएगी, तो हमारा भी ये होगा कि चलें ठीक है, जिन लोगों ने किया वो भी चले गए और हम लोगों ने जो किया वो भी ठीक हो गया, मामला चलो, मामला किसी तरह रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हमें लगता था, हम ऐसे सोचना शुरू हो गए थे चीजों को। हम किसी लड़ाई को एंड तक मुकम्मल लड़ना नहीं चाहते थे। हमने इसको कोई इज्जत बेइज्जती का या लड़ाई की कोई वजह नहीं बनाया हुआ था इस सारी सूरत-ए-हाल को। साबिर शाकिर साहब को भी पता था कि जब कभी रिजीम चेंज करने वालों का ताकत में कमी होगी या वहां पे तैनातियां तब्दील होगी तो हम भी पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर नए लोग अपनी गलती का इदराक करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सारे आगे बढ़ने में हमने अपना एक आदमी खो दिया। अब हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ 8-9 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, इससे ज्यादा नहीं है। इस 8-9 महीने के अंदर पता नहीं उस आदमी ने क्या किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ, यानी जब से मैंने होश संभाला। अब मुझे बड़ा मायूब लगता है, लेकिन इस वाकये ने मुझे बीच में रुला भी दिया एक दफा। मुझे इतनी तकलीफ हुई है और लेवल पे ले गए वो अपनी कुर्बानी देने के बाद। हम ये सारा कुछ भूलने को तैयार थे, लेकिन हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, हमारा खून बह गया है। अब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। टॉर्चर के भयानक तज्जिए पेश किए गए, हमें इतनी तकलीफ दी, मैं 2 दिन जागता रहा हूँ। जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया। मेरी उनसे वो बहुत ज्यादा बात नहीं होती, वो आदमी सारी सारी रात जागता था। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। हम इस लड़ाई को भूलना चाहते थे। हमें लगता था कि 8-10 महीने में, 15 महीने में बुरे दिन टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हम भी सुरखरू हो जाएंगे और आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के तजर्बात करने से पहले ये लोग 10 मरतबा सोचेंगे। हमें तो इस लड़ाई का इख्तिताम ये लगता था, कोई जाती पर्सनल चीजें नहीं थी। अब ये ऐसे इतने आराम से खत्म होगा नहीं। अब या तो हमें भी मारो या फिर हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमने उस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसका दरवाजा अरशद भाई ने अपनी जिंदगी में खटखटाया था। उसको भी यकीन था उसको इंसाफ मिलेगा तो अदालत से मिलेगा। हमें जस्टिस अतर मेनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे जब जमानत मिली तो अदलिया से मिली थी कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे, इसको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली आपको रिलीफ अदलिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहां बहुत ज्यादा दबाव है इदारों के ऊपर। स्पेशली पाकिस्तान की अदलिया को हमेशा दबाव में लेने की कोशिश की जाती रही है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने दुनिया के मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने हमें पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है। ये इतना बड़ा वाकया है, हकायक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं और मेरे साथी, और वो खुद भी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। हमें पता है, हम कभी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हम, लिहाजा अब हम बताएंगे। लेकिन कहां बताएंगे? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेना शुरू कर दूं मैं? क्या मैं यहां बोलना शुरू हो जाऊं? मुझे कोई कानूनी फोरम चाहिए
हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम सब जाएं और जाकर अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा के बताएं कि वो कौन था जो ये जिल्लत और रसवाई की कहानी लिख रहा था, वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे, तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं, और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए, एक कमीशन बनाए अपने सर्विंग जजेस की जेर निगरानी जो काम करे, और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं। वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो कर्ज उतारना है तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना, और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा, सवाल पूछेगा, मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो। हम ये घिनौने हकायक कौम के सामने नहीं रखने चाहते। कपड़े उतारने का शौक किसी और को होगा, हमें किसी के कपड़े उतारने का या किसी को जलील करने का शौक नहीं है। ये हमारा अपना इदारा है, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक फोरम चाहिए जहां पे जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन दें। तो मुझे ये, मैं आपको ये नहीं बता सकता, मैंने साबिर भाई को बताया है कि मांगो इंसाफ तब तक जब तक मिलता नहीं है, और ये आईनी और कानूनी रास्ता है। मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूं। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे, लेकिन मैं और मेरे साथी, वो खुद अभी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे FIR करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें, हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से, वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फंसे, लेकिन इस मर्तबा ज्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया, और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता है। हम जो इन धमकियों का सामना करते रहे, इवन गालियां तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि 7-8 लोगों को गालियां तक दी गई हैं, और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया। सिर्फ हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तजिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं। ये हमारा सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू हुई। ना सिर्फ हमें धमकाया गया बल्कि हमें बुलाकर मिला गया। हम सबसे अलग-अलग मुलाकातें की गई और बहुत सारी मुलाकातें हुई, और जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हम आपस में सब लोग बात करते रहे। हम सब उनके नाम जानते हैं, हमें तारीखें याद है, हम सब जानते हैं कब कब किस किसने हमें क्या कहा था, किस तरह धमकाया था और क्या किया था। हम सब लोग बड़े अजीबोगरीब हालात से गुजरे हैं। साबिर शाकिर साहब ने इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट कर दिया था, वो पाकिस्तान से चले गए क्योंकि उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। साबिर भाई ने मशवरा भी दिया था कि ये वक्त अक्लमंदी से काम करने का है, आप लोग पाकिस्तान में ना रुकें। लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों से पाकिस्तान में रुक गए। हमें ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हो। मैं और साबिर भाई दो ऐसे लोग थे जो ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करते थे। हमें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते थे। तो साबिर भाई की तो नौकरी चली गई, एयर भाई की वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके चैनल को धमकाया गया कि उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। साबिर भाई को ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे, और इसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर जब चले गए तो उन्होंने अपनी जो हक बात है, जो उनको ठीक लगती थी,
वो कहते रहे। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद थे उन सबको क्या क्या धमकियां दी गई, कितना उनको ट्रैप किया गया, इवन उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज, उनका तमाम निजाम उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। एक एक ऑफिसर को एक एक बंदे के ऊपर लगाया गया, उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। किसी के घर ड्रोन आ रहे हैं, कहीं पे मेरे तो घर की बैक साइड पे लाकर उन्होंने बंदा मार दिया एक रात को। एक्सट्रीम एक्सट्रीम किस्म की हरकत की। ये सारे जुल्म होते रहे हमारे ऊपर, लेकिन हम ये सोचते रहे हमेशा कि एक वक्त आएगा कि ये एक टैक्टिसेस है, बस ठीक है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं, ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ये लड़ाई इतनी रह गई कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा और जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तैनाती के बाद तब्दीली आएगी, तो हमारा भी ये होगा कि चले ठीक है, जिन लोगों ने किया वो भी चले गए और हम लोगों ने जो किया वो भी ठीक हो गया, मामला चलो, मामला किसी तरह रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हमें लगता था, हम ऐसे सोचना शुरू हो गए थे चीजों को। हम किसी लड़ाई को एंड तक मुकम्मल लड़ना नहीं चाहते थे। हमने इसको कोई इज्जत बेइज्जती का या लड़ाई की कोई वजह नहीं बनाया हुआ था इस सारी सूरत को। साबिर शाकिर साहब को भी पता था कि जब कभी रिजीम चेंज करने वालों का ताकत में कमी होगी या वहां पे तैनातियां तब्दील होगी तो हम भी पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर नए लोग अपनी गलती का इदराक करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सारे आगे बढ़ने में हमने अपना एक आदमी खो दिया। अब हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ 8-9 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, इससे ज्यादा नहीं है। इस 8-9 महीने के अंदर पता नहीं उस आदमी ने क्या किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ, यानी जब से मैंने होश संभाला है। अब मुझे बड़ा मायूब लगता है, लेकिन इस वाकये ने मुझे बीच में रुला भी दिया एक दफा। मुझे इतनी तकलीफ हुई है और लेवल पे ले गए वो अपनी कुर्बानी देने के बाद। हम ये सारा कुछ भूलने को तैयार थे, लेकिन हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, हमारा खून बह गया है। अब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। टॉर्चर के भयानक तज्जिए पेश किए गए, हमें इतनी तकलीफ दी, मैं 2 दिन जागता रहा हूँ। जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया। मेरी उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं होती, वो आदमी सारी सारी रात जागता था। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। हम इस लड़ाई को भूलना चाहते थे। हमें लगता था कि 8-10 महीने में, 15 महीने में बुरे दिन टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हम भी सुरगरू हो जाएंगे और आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के तजुर्बात करने से पहले ये लोग 10 मरतबा सोचेंगे। हमें तो इस लड़ाई का इख्तिताम ये लगता था, कोई जाती पर्सनल चीजें नहीं थी। अब ये ऐसे इतने आराम से खत्म होगा नहीं। अब या तो हमें भी मारो या फिर हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमने उस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसका दरवाजा अरशद भाई ने अपनी जिंदगी में खटखटाया था। उसको भी यकीन था उसको इंसाफ मिलेगा तो अदालत से मिलेगा। हमें जस्टिस अतर मेरुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे जब जमानत मिली तो अदलिया से मिली थी कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे, इसको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली आपको रिलीफ अदलिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहां बहुत ज्यादा दबाव है इदारों के ऊपर। स्पेशली पाकिस्तान की अदलिया को हमेशा दबाव में लेने की कोशिश की जाती रही है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने दुनिया के मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने हमें, पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है। ये इतना बड़ा वाकया है, हकायक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं और मेरे साथी, और वो खुद भी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें, हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। हमें पता है। हम कभी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हम, लिहाजा अब हम बताएंगे। लेकिन कहां बताएंगे? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेना शुरू कर दूं मैं? क्या मैं यहां बोलना शुरू हो जाऊं? मुझे कोई कानूनी फोरम चाहिए। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम सब जाएं और जाकर अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा के बताएं कि वो कौन था जो ये जिल्लत और रसवाई की कहानी लिख रहा था। वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे। तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए। एक कमीशन बनाए
अपने सर्विंग जजेस की जेर निगरानी जो काम करे और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं, वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो कर्ज उतारना है तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना, और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा, सवाल पूछेगा, मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो। हम ये घिनौने हकायक कौम के सामने नहीं रखने चाहते। कपड़े उतारने का शौक किसी और को होगा, हमें किसी के कपड़े उतारने का या किसी को जलील करने का शौक नहीं है। ये हमारा अपना इदारा है, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक फोरम चाहिए जहां पे जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन दें। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैंने साबिर भाई को बताया है कि मांगो इंसाफ तब तक जब तक मिलता नहीं है, और ये आईनी और कानूनी रास्ता है। मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से। मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूं। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से मुझे पॉइंट लिख के दिए हैं, फिर पकड़ा जाएगा। मेरे दोस्तों को पता चला, वो रात को आ गए, उन्होंने कहा लिख, फिर ये लिख कर दिया उन्होंने, पकड़ा जाएगा, देखी जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार की आजादी। इजहार करो, आजादी के साथ नहीं। जबान तुम्हारी, अल्फाज हमारे। बोलो जरूर, अगर हमारी मर्जी की बात। यही है ना बहस। साथियों को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कुछ समझते हैं कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी है, ये वाले बंदे अच्छे हैं, ये आएंगे तो मेरे मुल्क को अच्छा चलाएंगे। गद्दारी की बहस को थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी है, ये वाले बंदे अच्छे हैं, ये वाले आएंगे तो मेरा मुल्क अच्छा चलेगा। कुछ कहते हैं नहीं, वो वाली पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, वो वाली आएगी तो मेरा मुल्क अच्छा चलेगा। यही बहस है ना। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे ताकतवर और बड़े लोग हैं, वो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमें इस वक्त ये वाली पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लग रही है तो तुम भी कहोगे ये वाली अच्छी है, और हमें इस वक्त वो वाली पॉलिटिकल पार्टी बुरी लग रही है तो तुम भी कहोगे वो वाली बुरी है। भाई सबकी अपनी अपनी राय है, राय देने दीजिए, राय के रास्ते में बंद मत बांधिए। ये बंद नहीं रोक पाएगा, मुमकिन नहीं है। आप अल्फाज को बांध नहीं सकते, आप ख्यालात को कैद नहीं कर सकते, आप हमारी सोच को जंजीरों के साथ नहीं जकड़ सकते। आपसे नहीं होगा साहब। आपने करके देख लिया, क्या बदल लिया आपने? नहीं होगा आपसे। अभी मैं आपको बताता हूं, मैं इससे नहीं बात कर रहा, अभी मैं आपको बताता हूं। बुध वाले दिन मुझे टेलीफोन कॉल आई, मंगल को, 9 मुहर्रम हराम को, और मुझे मेरे चैनल की इंतजामिया ने बताया कि साहब बात यह है कि 2 चीजों पे बात नहीं करनी। 10 मुहर्रम था गालिबन, हाँ जी, मंगल को। 2 चीजों पे बात नहीं करनी आपने अपने कल वाले प्रोग्राम में। मैंने कहा जी किस पे बात नहीं करनी?
उन्होंने कहा जी एक एआई पे आप बात नहीं करेंगे और एक आप अपने टॉक शो के अंदर शहबाज गिल के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं करूंगा भाई, पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसके बारे में जानना चाहता है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल चैनल तुमने बंद कर दिया है, मैं उस पर बात ही ना करूं। उन्होंने कहा जी इंस्ट्रक्शन है कि इस पे बात नहीं करनी वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो मैंने, क्योंकि देखें काम तो आपने करना है, नौकरी करनी है, सहाफत आपने करनी है, वहीं से आपका रिज़्क आता है, आपके बच्चों को आप खाना खिलाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन अगर सबके लिए है तो मैं फॉलो करूंगा। चेक करो जियो के लिए है, चेक करो दुनिया के लिए है, चेक करो समा के लिए है, चेक करो 92 के लिए, बाकी सबके लिए मैं फॉलो करूंगा। तो मुझे उन्होंने बताया नहीं जी ये सिर्फ आपके लिए है कि इमरान रियाज ये बात नहीं करेगा, बाकी जो मर्जी करे। तो मैंने उस दिन एक कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मैंने कहा जी ठीक है, मैं कल का प्रोग्राम नहीं करूंगा, प्रोग्राम ही नहीं करूंगा। यही वहां आकर बोलकर अपना जमीर मारने से अच्छा मैं घर से जाऊं ही ना। मैंने कहा आप कल अनाउंस कर दें कि मैं आज का प्रोग्राम नहीं कर रहा किसी मजबूरी की वजह से, आप किसी और से करवा लें, मंडे तक मामला बेहतर हो जाएगा। मंडे को आ गया, मंडे को मैं गया प्रोग्राम करने के लिए, मेरी टीम आती है, वो कहते हैं सर वो प्रोग्राम बंद करवा दिया। कैसे बंद हो गया? ये प्रोग्राम अब आप नहीं कर सकते, आपको प्रोग्राम नहीं करने देंगे। मैंने इंतजामिया से फोन किया, जो करता धरता उन सबसे बात की। उन्होंने कहा जी हमें बहुत अफसोस है कि हमें आपका प्रोग्राम ऑफ एयर रखना पड़ेगा, आप ऑन एयर नहीं जा सकते। मैंने कहा जी कसूर क्या है बताओ? और कसूर कोई नहीं है, आपके 8 प्रोग्राम हमने निकाले जो आपने यहां किए, 8 के 8 का ट्रांसक्रिप्ट निकाला, एक एक जुमला चेक किया, एक एक लफ्ज के ऊपर बहस की और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आपने कुछ गलत नहीं किया। कोई कानून, कोई आइन, कोई चीज हमने ब्रेक नहीं की। इसके बावजूद प्रोग्राम बंद। तो मैंने कहा पैमरा ने बंद किया है? तो उन्होंने कहा पैमरा को तो पता भी नहीं है, डूब के मर जाना चाहिए पैमरा को, उनको पता भी नहीं है मेरा प्रोग्राम बंद हो रहा है। ये इसके ऊपर बंदा क्या कहे इनको? वो कहते हैं पैमरा को नहीं पता। तो मैंने कहा फिर खोलो प्रोग्राम अगर पैमरा को नहीं पता तो। उन्होंने कहा धमकी दी है, हमने चैनल भी चलाना है, वहां 4000 लोग काम करते हैं, मैं अपनी जिद के लिए या तो अड़ जाता वहां पे, सबकी नौकरी, सबके चूल्हे बुझ जाते वहां पे, मैं फिर घर आ गया चुप करके। इतना ही कर सकता हूं मैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो आवाज को बंद करना चाहते हैं? मैं एक बात उनको बताना चाहता हूं, जब मैं वहां से निकल रहा था ऑफिस से, मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं उनकी आंखों में आंसू थे। ये तकलीफ आपने उनको दी है, वो आपसे कैसे प्यार करेंगे? सोचो, लोगों के दिलों में प्यार पैदा कर रहे हो या नफरत? सोचो, लोग आपसे शिकवा करेंगे, गिला करेंगे, खुदा न खास्ता नफरत करेंगे। सोचो इस बात को। वो जो लोग जिन्होंने मुझे आगे गाड़ी तक छोड़ा, उनकी आंखों में आंसू थे, मैंने खुद देखे हैं। कब तक रुलाएंगे आप लोगों को? कब तक तकलीफ देंगे? और कभी कोई किसी को, कुछ पॉलिटिकल हुकूमतें कभी किसी को बंद नहीं करती, कर नहीं सकती। मैं कहूं इस बात का, इमरान खान के दौर के अंदर किसी साथी को उन्होंने बंद नहीं किया। वो जो सबसे बड़ा टाउट है ना, वो सबसे पहले उछल उछल के छलांगे मार मार के कहता था इमरान खान की क्या जरूरत है मुझे बंद करें, मुझे तो बंद किया किसी और ने। जिस वक्त वहां जाके पांव चाट लिए, मिन्नत कर दी, तो कहना शुरू हो गया मुझे तो इमरान खान ने बंद किया था। वो फिटे मुंह तुम्हारी सहाफत के ऊपर, किसी एक बात के ऊपर तो खड़े हो जाओ यार। और ऐसा आदमी है, मेरी जिंदगी के साथ खेला है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे 2 क्लिप पकड़े और उनको अजीब तरीके से जोड़ के इसको दे दिया। इसने टेरिबल लिख के उसको ट्वीट किया। मुझे एक दिन में 12 थ्रेट कॉल्स आई हैं। मुझे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि तुझे और तेरे बच्चों को मार देंगे। मैं फिर भी इसी मुल्क के अंदर रहता था। और जब इस आदमी से पूछा गया, सहाफियों ने पूछा, ये सभी वही बैठे हैं, कि तूने क्यों उसको मरवाने का बंदोबस्त किया, तो हंस के टाल देता। और आज वो सहाफत का चैंपियन बना बैठा है। झूठ बोलते हैं सब, फ्रॉड करते हैं सब। ये कहते हैं कि हमने जब मुतीउल्लाह जान को मार पड़ी हमने बात नहीं की।
ये कहते हैं वो बच्चे को जब घर के अंदर मारा हमने बात नहीं की। ये कहते हैं जब अफसार आलम को गोली मारी है हामिद मीर को हमने बात नहीं की। मैं अपने मोबाइल फोन के अंदर सारे क्लिप निकाल कर लाया हूं। चैलेंज करता हूं अफसारों को, जितने लोग यहां मौजूद हैं देख कर जाना, एक एक को दिखाऊंगा कैसे मजम्मत की थी, लाइन क्रॉस करके मजम्मत की थी। इतनी मजम्मत की थी कि मुझे उसका खुमियाजा बाद में भुगतना पड़ा था। मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस दौर में भी बर्दाश्त किए थे, इनके लिए आवाज उठाई थी। आज वो कहते हैं तुम उस वक्त खुश थे, आज हम खुश हैं, मनाओ खुशियां। अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा, मुझे कह रहे थे कि तू ना तुझे हम पकड़ेंगे, तू इधर आएगा तुझे हम पकड़ेंगे, मेरा मुल्क है। ये पहले कहते थे पंजाब ना जाओ, कभी कहते हैं इस्लामाबाद ना जाओ, कभी कहते हैं वहां छुप जाओ। क्यों छुपे? मेरा मुल्क है, जहां दिल करेगा जाऊंगा, जिससे दिल करेगा मिलूंगा, जो दिल करेगा वो बोलूंगा। इस्लामाबाद मत आओ, पकड़े जाओगे। पकड़ो ना, जल्दी पकड़ो, निशाने इबरत बनाओ मुझे, इनको भी बनाओ, सारों को। हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम, पकड़ो हमें, हमें बंद करो, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हमें बंद करो, बिजली सस्ती मिलेगी। हमारी जुबान बंद करो, हमें निशाने इबरत बनाओ, तुम्हें गैस सस्ती मिलेगी, तुम्हारी महंगाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारा डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा। पकड़ो हमें, इसीलिए पकड़ना है ना कि ये बातें हम बताते हैं। बात करने पर पाबंदी है। एक छोटी सी चीज मैं आपको तवज्जो दिलाता हूं। ये कहते हैं ना कि हम किसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। एक लिटमस टेस्ट होता है, जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको पता है कि वो नीला या लाल हो जाता है, फौरन आपको पता चल जाता है कि यहां पे तेजाब है या एहसास है। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं 1 मिनट में। साबिर शाकिर गद्दार है ना, गद्दारी का पर्चा उस पे, बगावत, वो भी गद्दार है। अरशद शरीफ, ये 2-3 गद्दार सामने बैठे हुए हैं। मैं भी गद्दार हूं। आपने हमारे साथ क्या नहीं किया? पर्चे किए, सड़कों में मारा, थानों में मारा, हमें बंद रखा, हमें घसीटते रहे, जगाते रहे, बेल्टों से मारते रहे। कभी कोई एक टेलीफोन आया आपको पूरी दुनिया से? इस शहर में कितनी एम्बेसीज हैं, किसी एक ने आपको कहा हो कि क्यों मार रहे हो? किसी एक ने मजम्मत की हो? कभी कोई बैनुल-अक़वामी इदारा बोला हमारे लिए? नहीं बोला, नहीं बोलेगा, क्योंकि हम उनका एसेट नहीं है, हम तुम्हारा एसेट है। ना तुम्हारे लिए कोई बोलेगा, ना हमारे लिए कोई बोलेगा। ना वो लोग तुम्हारे लिए कभी बोले, ना वो लोग हमारे लिए कभी बोलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, हम उनका एसेट नहीं है, हम इस मट्टी का एसेट है। लगाओ उनके किसी आदमी को हाथ, ऐसे उंगली लगाओगे अलार्म बजेंगे, उंगली लगाओगे चीखों की आवाजें आएंगी, उंगली लगाओगे बैनुल-अक़वामी इदारे और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर आवाजें उठेंगी, क्योंकि वो उनके एसेट हैं, वो उनका असासा है, वो उनसे काम लेते हैं। आज वो आपकी आंखों का तारा बन रहे हैं ना। आपको दिन में तारे ना इन्होंने दिखाए तो मुझे कहिएगा, यही लोग आपको दिन में तारे दिखाएंगे, फिर आपको हम याद आएंगे। और याद रखना, ऐसे ही डट के खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं, आपके सामने भी चट्टान की तरह। हमें पकड़ने से अगर किसी की जिद को और अना को तस्कीन मिलती है ना, तो पकड़ो फिर। लेकिन इस पाकिस्तान का कोई भला आप नहीं करने जा रहे। हमें डराएंगे, धमकाएंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, लेकिन आपको हमारे मुंह से वो कभी सुनाई नहीं देगा जो आप चाहते हैं। हम जब बोलेंगे वही बोलेंगे जो हम हमेशा बोलते रहे हैं, पाकिस्तान। अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा, मुझे कह रहे थे कि तू ना तुझे हम पकड़ेंगे, तू इधर आएगा तुझे हम पकड़ेंगे, मेरा मुल्क है।
ये पहले कहते थे पंजाब ना जाओ, कभी कहते हैं इस्लामाबाद ना जाओ, कभी कहते हैं वहां छुप जाओ। क्यों छुपे? मेरा मुल्क है, जहां दिल करेगा जाऊंगा, जिससे दिल करेगा मिलूंगा, जो दिल करेगा वो बोलूंगा। इस्लामाबाद मत आओ, पकड़े जाओगे। पकड़ो ना, जल्दी पकड़ो, निशाने इबरत बनाओ मुझे, इनको भी बनाओ, सारों को। हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम, पकड़ो हमें बंद करो, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हमें बंद करो, बिजली सस्ती मिलेगी। हमारी जुबान बंद करो, हमें निशाने इबरत बनाओ, तुम्हें गैस सस्ती मिलेगी, तुम्हारी महंगाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारा डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा। पकड़ो हमें, इसीलिए पकड़ना है ना कि ये बातें हम बताते हैं। बात करने पर पाबंदी है। एक छोटी सी चीज मैं आपको तवज्जो दिलाता हूं। ये कहते हैं ना कि हम किसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। एक लिटमस टेस्ट होता है, जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको पता है कि वो नीला या लाल हो जाता है, फौरन आपको पता चल जाता है कि यहां पे तेजाब है या एहसास है। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं 1 मिनट में। साबिर साकिर गद्दार है ना, गद्दारी का पर्चा उस पे, बगावत, वो भी गद्दार है। अरशद शरीफ, ये 2-3 गद्दार सामने बैठे हुए हैं। मैं भी गद्दार हूं। आपने हमारे साथ क्या नहीं किया? पर्चे किए, सड़कों में मारा, थानों में मारा, हमें बंद रखा, हमें घसीटते रहे, जगाते रहे, बेल्टों से मारते रहे। कभी कोई एक टेलीफोन आया आपको पूरी दुनिया से? इस शहर में कितनी एम्बेसीज हैं? किसी एक ने आपको कहा हो कि क्यों मार रहे हो? किसी एक ने मुजम्मत की हो? कभी कोई बैन अवी इदारा बोला हमारे लिए? नहीं बोला, नहीं बोलेगा, क्योंकि हम उनका एसेट नहीं है, हम तुम्हारा एसेट है। ना तुम्हारे लिए कोई बोलेगा, ना हमारे लिए कोई बोलेगा। ना वो लोग तुम्हारे लिए कभी बोले, ना वो लोग हमारे लिए कभी बोलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, हम उनका एसेट नहीं है, हम इस मट्टी का एसेट है। लगाओ उनके किसी आदमी को हाथ, ऐसे उंगली लगाओगे अलार्म बजेंगे, उंगली लगाओगे चीखों की आवाजें आएंगी, उंगली लगाओगे बैनुल अक़वामी इदारे और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आवाजें उठेंगी, क्योंकि वो उनके एसेट हैं, वो उनका असासा। मैं रात को सही से दे रही उस वक्त से मैं यही सोचता जा रहा हूँ कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से रात को सही से सो नहीं पा रहा, और मेरे साथ में वो आपको बताएंगे, मुझे आराम नहीं करने दे रही, हमें तंग किया, हम सारे गवाह मर जाता है जिसको मैं फोन करता था कि मेरे हमें गालियां होते थे, हम सारे गवाह टॉर्चर किया, हमें रोज तकलीफ होती है, हम सारे मैं अपनी जिंदगी में पॉइंट लेके भी रोया हूँ। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे, लेकिन मैं और मेरे साथी वो खुद अभी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था, हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे FIR करवाई थी, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से, वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फंसें, लेकिन इस मर्तबा ज्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता है, हम जो इन धमकियों का सामना करते रहे, इवन गालियां तक
तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि 7-8 लोगों को गालियां तक दी गई हैं और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया। सिर्फ हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तजिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं। ये हमारा सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू हुई। ना सिर्फ हमें धमकाया गया बल्कि हमें बुलाकर मिला गया। हम सबसे अलग-अलग मुलाकातें की गई और बहुत सारी मुलाकातें हुई। और जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हम आपस में सब लोग बात करते रहे। हम सब उनके नाम जानते हैं, हमें तारीखें याद है, हम सब जानते हैं कब कब किस किसने हमें क्या कहा था, किस तरह धमकाया था और क्या किया था। हम सब लोग बड़े अजीबोगरीब हालात से गुजरे हैं। साबिर शाकिर साहब ने इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट कर दिया था। वो पाकिस्तान से चले गए क्योंकि उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। साबिर भाई ने मशवरा भी दिया था कि ये वक्त अक्लमंदी से काम करने का है, आप लोग पाकिस्तान में ना रुकें। लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों से पाकिस्तान में रुक गए। हमें ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हो। मैं और साबिर भाई दो ऐसे लोग थे जो ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करते थे। हमें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते थे। तो साबिर भाई की तो नौकरी चली गई, एयर भाई की, वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके चैनल को धमकाया गया कि उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। साबिर भाई को ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे। और इसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर जब चले गए तो उन्होंने अपनी जो हक बात है, जो उनको ठीक लगती थी, वो कहते रहे। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद थे उन सबको क्या क्या धमकियां दी गई, कितना उनको ट्रैप किया गया, इवन उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज, उनका तमाम निजाम, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। एक एक ऑफिसर को एक एक बंदे के ऊपर लगाया गया। उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। किसी के घर ड्रोन आ रहे हैं, कहीं पे मेरे तो घर की बैक साइड पे लाकर उन्होंने बंदा मार दिया एक रात को। एक्सट्रीम एक्सट्रीम किस्म की हरकत की। ये सारे जुल्म होते रहे हमारे ऊपर। लेकिन हम ये सोचते रहे हमेशा कि एक वक्त आएगा कि ये एक टैक्टिसेस है, बस ठीक है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं, ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ये लड़ाई इतनी रह गई कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा और जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तैनाती के बाद तब्दीली आएगी, तो हमारा भी ये होगा कि चले ठीक है, जिन लोगों ने किया वो भी चले गए और हम लोगों ने जो किया वो भी ठीक हो गया। मामला चलो, मामला किसी तरह रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हमें लगता था, हम ऐसे सोचना शुरू हो गए थे चीजों को। हम किसी लड़ाई को एंड तक मुकम्मल लड़ना नहीं चाहते थे। हमने इसको कोई इज्जत बेइज्जती का या लड़ाई की कोई वजह नहीं बनाया हुआ था इस सारी सूरत-ए-हाल को। साबिर शाकिर साहब को भी पता था कि जब कभी रिजीम चेंज करने वालों का ताकत में कमी होगी या वहां पे तैनातियां तब्दील होगी तो हम भी पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर नए लोग अपनी गलती का इदराक करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सारे आगे बढ़ने में हमने अपना एक आदमी खो दिया। अब हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ 8-9 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, इससे ज्यादा नहीं है। इस 8-9 महीने के अंदर पता नहीं उस आदमी ने क्या किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ, यानी जब से मैंने होश संभाला है। अब मुझे बड़ा मायूब लगता है, लेकिन इस वाकये ने मुझे बीच में रुला भी दिया एक दफा। मुझे इतनी तकलीफ हुई है और लेवल पे ले गए वो अपनी कुर्बानी देने के बाद। हम ये सारा कुछ भूलने को तैयार थे, लेकिन हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, हमारा खून बह गया है। अब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। टॉर्चर के भयानक तज्जिए पेश किए गए, हमें इतनी तकलीफ दी, मैं 2 दिन जागता रहा हूँ। जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया। मेरी उनसे वो बहुत ज्यादा बात नहीं होती, वो आदमी सारी सारी रात जागता था। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। हम इस लड़ाई को भूलना चाहते थे। हमें लगता था कि 8-10 महीने में, 15 महीने में बुरे दिन टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हम भी सुरखरू हो जाएंगे और आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के तजर्बात करने से पहले ये लोग 10 मरतबा सोचेंगे। हमें तो इस लड़ाई का इख्तिताम ये लगता था, कोई जाती पर्सनल चीजें नहीं थी। अब ये ऐसे इतने आराम से खत्म होगा नहीं। अब या तो हमें भी मारो या फिर हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमने उस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसका दरवाजा अरशद भाई ने अपनी जिंदगी में खटखटाया था। उसको भी यकीन था उसको इंसाफ मिलेगा तो अदालत से मिलेगा। हमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे जब जमानत मिली तो अदलिया से मिली थी कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे, इसको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली आपको रिलीफ अदलिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहां बहुत ज्यादा दबाव है इदारों के ऊपर। स्पेशली पाकिस्तान की अदलिया को हमेशा दबाव में लेने की कोशिश की जाती रही है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने दुनिया के मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने हमें पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है। ये इतना बड़ा वाकया है
हकायक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं और मेरे साथी और वो खुद भी आपको बताएंगे, सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। हमें पता है। हम कभी नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि लिहाजा अब हम बताएंगे। लेकिन कहां बताएंगे? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेना शुरू कर दूं मैं? क्या मैं यहां बोलना शुरू हो जाऊं? मुझे कोई कानूनी फोरम चाहिए। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम सब जाएं और जाकर अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा के बताएं कि वो कौन था जो ये जिल्लत और रसवाई की कहानी लिख रहा था। वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं, जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे। तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं, और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए। एक कमीशन बनाए अपने सर्विंग जजेस की जेर निगरानी जो काम करे, और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं। वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो कर्ज उतारना है, तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना, और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा, सवाल पूछेगा, मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो। हम ये घिनौने हकायक कौम के सामने नहीं रखने चाहते। कपड़े उतारने का शौक किसी और को होगा, हमें किसी के कपड़े उतारने का या किसी को जलील करने का शौक नहीं है। ये हमारा अपना इदारा है, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक फोरम चाहिए जहां पे जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन दें। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैंने साबिर भाई को बताया है कि मांगो इंसाफ तब तक जब तक मिलता नहीं है, और ये आईनी और कानूनी रास्ता है। मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से। मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूं। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे। लेकिन मैं और मेरे साथी, वो खुद भी आपको बताएंगे, सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से। वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं, और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है, और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फंसें, लेकिन इस मर्तबा ज्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया, और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता है। हम जो इन धमकियों का सामना करते रहे, इवन गालियां तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि 7-8 लोगों को गालियां तक दी गई हैं, और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया। सिर्फ हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तजिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं। ये हमारा
सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू हुई। ना सिर्फ हमें धमकाया गया बल्कि हमें बुलाकर मिला गया। हम सबसे अलग-अलग मुलाकातें की गई और बहुत सारी मुलाकातें हुई। और जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हम आपस में सब लोग बात करते रहे। हम सब उनके नाम जानते हैं, हमें तारीखें याद है, हम सब जानते हैं कब कब किस किसने हमें क्या कहा था, किस तरह धमकाया था और क्या किया था। हम सब लोग बड़े अजीबोगरीब हालात से गुजरे हैं। साबिर शाकिर साहब ने इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट कर दिया था, वो पाकिस्तान से चले गए क्योंकि उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। साबिर भाई ने मशवरा भी दिया था कि ये वक्त अक्लमंदी से काम करने का है, आप लोग पाकिस्तान में ना रुकें। लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों से पाकिस्तान में रुक गए। हमें ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं। मैं और साबिर भाई दो ऐसे लोग थे जो ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करते थे। हमें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते थे। तो साबिर भाई की तो नौकरी चली गई, एयर भाई की वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके चैनल को धमकाया गया कि उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। साबिर भाई को ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे। और इसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर जब चले गए तो उन्होंने अपनी जो हक बात है, जो उनको ठीक लगती थी, वो कहते रहे। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद थे उन सबको क्या क्या धमकियां दी गई, कितना उनको ट्रैप किया गया, इवन उनके कारोबार, उनकी फैमिली, उनका तमाम निजाम, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। एक एक ऑफिसर को एक एक बंदे के ऊपर लगाया गया, उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। किसी के घर ड्रोन आ रहे हैं, कहीं पे मेरे तो घर की बैक साइड पे लाकर उन्होंने बंदा मार दिया एक रात को। एक्सट्रीम किस्म की हरकत की। ये सारे जुल्म होते रहे हमारे ऊपर, लेकिन हम ये सोचते रहे हमेशा कि एक वक्त आएगा कि ये एक टैक्टिसेस है, बस ठीक है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं, ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ये लड़ाई इतनी रह गई कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा और जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तैनाती के बाद तब्दीली आएगी, तो हमारा भी ये होगा कि चले ठीक है, जिन लोगों ने किया वो भी चले गए और हम लोगों ने जो किया वो भी ठीक हो गया, मामला चलो, मामला किसी तरह रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हमें लगता था, हम ऐसे सोचना शुरू हो गए थे चीजों को। हम किसी लड़ाई को एंड तक मुकम्मल लड़ना नहीं चाहते थे। हमने इसको कोई इज्जत बेइज्जती का या लड़ाई की कोई वजह नहीं बनाया हुआ था इस सारी सूरत हाल को। साबिर शाकिर साहब को भी पता था कि जब कभी रिजीम चेंज करने वालों का ताकत में कमी होगी या वहां पे तैनातियां तब्दील होगी तो हम भी पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर नए लोग अपनी गलती का इदराक करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सारे आगे बढ़ने में हमने अपना एक आदमी खो दिया। अब हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ 8-9 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, इससे ज्यादा नहीं है। इस 8-9 महीने के अंदर पता नहीं उस आदमी ने क्या किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ, यानी जब से मैंने होश संभाला है। अब मुझे बड़ा मायूब लगता है, लेकिन इस वाकये ने मुझे बीच में रुला भी दिया एक दफा। मुझे इतनी तकलीफ हुई है और लेवल पे ले गए वो अपनी कुर्बानी देने के बाद। हम ये सारा कुछ भूलने को तैयार थे, लेकिन हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, हमारा खून बह गया है। अब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। टॉर्चर के भयानक तज्जिए पेश किए गए, हमें इतनी तकलीफ दी, मैं 2 दिन जागता रहा हूँ। जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया। मेरी उनसे वो बहुत ज्यादा बात नहीं होती, वो आदमी सारी सारी रात जागता था। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। हम इस लड़ाई को भूलना चाहते थे। हमें लगता था कि 8-10 महीने में, 15 महीने में बुरे दिन टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हम भी सुरखरू हो जाएंगे और आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के तजुर्बात करने से पहले ये लोग 10 मरतबा सोचेंगे। हमें तो इस लड़ाई का इख्तिताम ये लगता था, कोई जाती पर्सनल चीजें नहीं थी। अब ये ऐसे इतने आराम से खत्म होगा नहीं। अब या तो हमें भी मारो या फिर हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमने उस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसका दरवाजा अरशद भाई ने अपनी जिंदगी में खटखटाया था। उसको भी यकीन था उसको इंसाफ मिलेगा तो अदालत से मिलेगा। हमें जस्टिस अतर मेहरुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे जब जमानत मिली तो अदलिया से मिली थी कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे, इसको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली आपको रिलीफ अदलिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहां बहुत ज्यादा दबाव है इदारों के ऊपर। स्पेशली पाकिस्तान की अदलिया को हमेशा दबाव में लेने की कोशिश की जाती रही है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने दुनिया के मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने हमें पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है। ये इतना बड़ा वाकया है, हकायक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं और मेरे साथी, और वो खुद भी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था।
हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। हमें पता है। हम कभी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हम लिहाजा अब हम बताएंगे, लेकिन कहां बताएंगे? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेना शुरू कर दूं मैं? क्या मैं यहां बोलना शुरू हो जाऊं? मुझे कोई कानूनी फोरम चाहिए। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम सब जाएं और जाकर अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा के बताएं कि वो कौन था जो ये जिल्लत और रसवाई की कहानी लिख रहा था। वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे। तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए। एक कमीशन बनाए अपने सर्विंग जजेस की जेर निगरानी जो काम करे और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं। वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो कर्ज उतारना है तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा, सवाल पूछेगा, मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो। हम ये घिनौने हकायक कौम के सामने नहीं रखने चाहते। कपड़े उतारने का शौक किसी और को होगा, हमें किसी के कपड़े उतारने का या किसी को जलील करने का शौक नहीं है। ये हमारा अपना इदारा है, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक फोरम चाहिए जहां पे जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन दें। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैंने साबिर भाई को बताया है कि मांगो इंसाफ तब तक जब तक मिलता नहीं है, और ये आईनी और कानूनी रास्ता है। मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से। मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूं। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे, लेकिन मैं और मेरे साथी वो खुद भी आपको बताएंगे, सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से। वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फंसें, लेकिन इस मर्तबा ज्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता है। हम जो इन धमकियों का सामना करते रहे, इवन गालियां तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि 7-8 लोगों को गालियां तक दी गई हैं और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया। सिर्फ हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तजिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं। ये हमारा सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू